तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था कि माई रोमांटिका जो होती है वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए दोनों को सबड्यू कर लेती है और यहीं पर से दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर ने अपनी मैजिक को अपनी तलवार के ऊपर अप्लाई कर लिया होता है। उसे लगता है कि अगर वो अपनी तलवार के ऊपर मैजिक को अप्लाई करेगी तो हमारा डिजायर जो है उसको एनालाइज नहीं कर पाएगा और साथ ही वहां पर उन सभी सिस्टम्स को भी दिखा रहे होते हैं कि वो सभी सिस्टम्स वहां पर वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे डिजायर का जो एनालिसिस वाला मैजिक होता है वहां पर उनके ऊपर भी काम कर रहा होता है क्योंकि उसके लिए हमारे डिजायर को काफी सारा टाइम चाहिए होता है। इसी के साथ ही जब वहां पर आइस पैलेस पिघल जाता है, उसकी सारी बर्फ पिघल जाती है, तो हमारा डिजायर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि जितनी जल्दी ये सब कुछ कर लेगी। वक्त में आगे जाने के बाद 10 साल के बाद जब ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में थी तब उसने यहाँ पर ये वाली टेक्निक को यूज किया था, यानी अपनी तलवार के ऊपर अपने मैजिक को यूज किया था। लेकिन ये जस्ट वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की और बहुत ज्यादा समझदार है। इसने आज 10 साल पहले यहाँ पर इस मैजिक टेक्निक को यूज कर लिया। समझ आ चुकी है कि यहाँ पर एनालिसिस से मैजिक को कैसे बचाया जा सकता है। माय डिजायर इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। माय डिजायर कहता है कि अब जबकि इसने यहाँ पर अपनी फाइनल टेक्निक को रिलीज कर दिया है जिसके सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इसके सामने हार मान लेनी चाहिए क्योंकि जब इसने यहाँ पर इस टेक्निक को रिलीज कर दिया तो मैं इसके मैजिक को एनालाइज नहीं कर सकता और मैं इसकी तलवार का मुकाबला भी नहीं कर सकता। ये इसकी फाइनल टेक्निक है। लेकिन एक तलवार के ऊपर माना को बनाए रखने के लिए, यानी कि एक तलवार के ऊपर अपने मैजिक को परफॉर्म रखने के लिए इसे बहुत सारे माना की जरूरत है, जिसकी वजह से इसका बनाया हुआ डोमेन यानी आइस पैलेस जो है पूरी तरह से पिघल गया है। अब जबकि आइस पैलेस यहाँ पर से पिघल चुका है तो मेरा काम तो यहाँ पर हो चुका है। और इसी के साथ ही एजेस जो थी अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि माय डिजायर अपने हाथ से अपने नाइफ को छोड़ देता है। वो अपनी तलवार को वहीं पर फेंक देता है। जब उसकी तलवार वहां पर नीचे की तरफ गिर रही होती है, एजेस जो होती है वो भागती हुई उसके करीब पहुंच जाती है और उसके करीब पहुंचने के बाद अपनी तलवार को गर्दन के ऊपर रखती है और हंसते हुए कहती है तो फाइनली मैंने यहाँ पर तुम्हें हरा ही दिया। लेकिन जैसे उसकी तलवार उसकी गर्दन के ऊपर लगती है और वहां पर से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही होती है क्योंकि वहां पर उसके मरने के साथ ही वो यहाँ पर से एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि उसके पहले वहां पर से बिजली चमकना शुरू हो जाती है क्योंकि साथ ही वहां पर मैसेज आ जाता है कि डंजन का मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो इस बात से एजेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये कैसे हुआ, क्योंकि हमारा डिजायर जो होता है वहां पर हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। वो कहती है ऐसे कैसे हुआ, तुमने यहाँ पर क्या किया है। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पर डंजन का मिशन कंप्लीट हो गया है। ऐसे वहां पर डंजन का मिशन कंप्लीट हो जाता है तो सभी को बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और साथ ही वहां पर मैसेज मिलता है कि अब जबकि यहाँ पर डंजन का मिशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की रैंकिंग्स के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहली रैंकिंग जिसने इस डंजन को क्लियर किया है तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर डिजायर अरमान है, सेकंड पोजीशन के ऊपर एडजस्ट किंग्स क्रो है और तीसरे नंबर पर प्राम श्नाइडर है। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोगों को काफी ज्यादा हैरानी हो रही होती है। वो लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि बीटा क्लास के लोग पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर हैं, जबकि एडजस्ट जो कि अल्फा क्लास से थी वो सेकंड नंबर पर है। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल है। और ये बात सुनने के बाद पुगमान जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वहां पर मैजिकल छड़ी को भी किक मारते हैं और कहते हैं कि ये क्या बकवास हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं इस बात को बिल्कुल मान ही नहीं सकता। और गुस्से के साथ गालियां देते हुए वहां पर से अरीना से बाहर चले जाते हैं, जबकि उनके प्रोफेसर भी वहीं प्रोफेसर नहीं प्रिंसिपल भी वहीं पर बैठे होते हैं। तो उनके साथ एक टीचर होता है, वो कहता है कि सर क्या हम लोग जाकर उनको सिक्योरिटी दें, क्योंकि वो काफी गुस्से में यहाँ पर चले गए हैं। तो प्रिंसिपल उसे कहता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, वो कहां पर जाएगा, वो यहीं पर आसपास ही होगा, वो बस गुस्से में है क्योंकि यहाँ पर बीटा क्लास के बच्चों ने टेस्ट को पास कर लिया है। साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होने वाली है और वैसे भी यहाँ पर इन तीनों डिसाइपल्स के पास होने के बाद यानी बीटा क्लास के डिसाइपल्स के पास होने के बाद हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और साथ ही बहुत ज्यादा बहस भी करनी पड़ेगी और साथ ही बहुत ज्यादा फाइट भी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही वो साइड के ऊपर ब्रिगेड की तरफ देखते हैं तो ब्रिगेड वहां पर हंस रही होती है। तो प्रिंसिपल कहता है कि ब्रिगेड ने तो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंसा दिया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मीटिंग रूम का दिखाया जाता है, जहां पर हमारे पुगमान जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि प्रोफेसर ब्रिगेड कहां पर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आए। मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर किसी न किसी ट्रिक को यूज किया है जिसकी वजह से ये तीनों अल्फा बीटा क्लास के डिसाइपल जो है टेस्ट में पास हो पाए हैं। तो ये बात सुनने के बाद उनके साथ वाला एक प्रोफेसर कहता है हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई चाल चली गई है। उन बच्चों को पहले से पता था कि वहां पर डंजन के अंदर क्या होने वाला है। तो उनमें से दूसरी तरफ से एक प्रोफेसर जो होता है, जो प्रोफेसर ब्रिगेड के साथ होता है, वो कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन लीक की गई है। हालांकि प्रोफेसर ब्रिगेड को खुद भी नहीं पता था कि डंजन के अंदर क्या होने वाला है। तो फिर यहाँ पर वो अपने बच्चों को कैसे बता सकते हैं, यानी बीटा क्लास के बच्चों को कैसे बता सकते हैं कि डंजन के अंदर क्या होने वाला है और वहां का मिशन क्या है। तुम लोग बस यहाँ पर अपनी बकवास किए जा रहे हो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रिगेड के ऊपर उन बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तो पुगमान उसे कहते हो तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बस ऐसे यहाँ पर इस बात को जाने देंगे। उसने यहाँ पर कोई ना कोई मेथड तो यूज किया है, उसने यहाँ पर कोई ऐसा मेथड यूज किया है जिससे एक कामनर जो कि एक फर्स्ट लेवल का मैजिशियन
मैजिशियन है वो एक थर्ड लेवल की स्वर्ड्समैन मैजिशियन को हरा सके, क्या तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? तो दूसरा प्रोफेसर उसे कहता है क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? तुम्हारे अलावा वहां पर उस अरीना में बहुत सारे लोग थे, सभी ने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से वो लड़का तुम्हारी उस स्वर्ड्समैन के साथ फाइट कर रहा था, यानी एडजस्ट के साथ फाइट कर रहा था, और किस तरह से उसने अपनी फाइट को जीता है। क्या तुम में से किसी को वहां पर लगा कि वो लड़का किसी किस्म की कोई ट्रिक को यूज कर रहा है? तो इसी के साथ उनमें से कहता है कि प्रोफेसर पुगमैन बस करे बहुत हो गया। प्रिंसिपल के साथ खड़ा दूसरा प्रोफेसर जो होता है उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया, आपको यहाँ पर और ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, ये फैसला तो जहाँ पर हमारे प्रिंसिपल करेंगे कि यहाँ पर क्या करना है, उन बच्चों का, बीटा क्लास के बच्चों का क्या फैसला करना है। और इसी के साथ ही वो अपने दोनों प्रोफेसर की तरफ देखते हैं और प्रोफेसर उन्हें वहां पर इशारा करते हैं। तो इसी के साथ ही वो अपने पास से टैबलेट निकालते हैं और सामने बैठे हुए प्रोफेसर के सामने करते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर लिस्ट लिखी हुई है उन 9 टॉप डिसाइपल्स की जिन्हें सिंगल रैंकर का टाइटल दिया जाएगा, उनका नाम यहाँ पर सभी के सामने पढ़ो। तो इसी के साथ प्रोफेसर पुगमैन कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो, इस बात का क्या मतलब है? में से एक प्रोफेसर कहता है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पर पहले से डिसाइड कर लिया था कि कौन से टॉप 9 के डिसाइपल्स हैं, तो फिर आपने हम सभी को यहाँ पर मीटिंग में बुलाया क्यों? हमें तो लगा था कि हम सभी को बुलाकर यहाँ पर हमसे सलाह मशवरा किया जाएगा। प्रिंसिपल उन लोगों से कहते हैं कि मैं बस यहाँ पर ये जानना चाहता था कि तुम सभी लोगों की इस बारे में क्या राय है, वरना फैसला तुम्हें यहाँ पर पहले से कर चुका था कि टॉप 9 के डिसाइपल कौन से होने वाले हैं। तो प्रोफेसर पुगमैन उनसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि हमारी यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है। जबकि दूसरा प्रोफेसर उसे कहता है कि प्रोफेसर पुगमैन आप यहाँ पर शांत रहें, आपकी वैल्यू है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। और इसी के साथ ही वहां पर लिस्ट में नाम पढ़ना स्टार्ट करता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मेन लॉबी का दिखाया जाता है, जो कि अल्फा क्लास के अंदर होता है, जहां पर हमारा डिजायर बैठा होता है और उसके सामने वहां पर एडजस्ट बैठी होती है। तो वो उसे पूछ रही होती है कि वहां पर हुआ क्या था। तो हमारा डिजायर उसे सारी बात बता रहा होता है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। तो वो उसे कहता है कि मैं अकेले वहां पर उस टावर के अंदर लगे हुए मैजिक को नहीं रोक सकता था, क्योंकि वो मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसके ऊपर लगे हुए क्रिस्टल को तोड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। डिजायर उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वहां पर डंजन के अंदर हर 1 घंटे के बाद वहां पर से डिमोनिक क्रीचर्स को रिलीज किया जाता था, जिसकी वजह से वहां पर गियर्स जो थे वो रुक जाते थे, जो कि उस क्लॉक टावर को चला रहे थे। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं भी वहां पर नोटिस कर रही थी कि 1 घंटे के बाद वहां पर जो गियर्स थे वो रुक जाते थे, उनकी आवाज आना बंद हो जाती थी। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि इसी वजह से मैं वहां पर अपने एनालिसिस टाइप के मैजिक को यूज करते हुए उन गियर्स को रोक नहीं सकता था, लेकिन तुम्हारे उस आइस पैलेस के मैजिक की वजह से ये मेरे लिए ज्यादा आसान हो गया। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि तुम वहां पर सेकंड पोजीशन के ऊपर इसलिए आई क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे हराने के बारे में सोच रही थी, तुमने वहां पर डायरेक्टली मेरे पर अटैक करने शुरू कर दिया, हालांकि तुम इस बात को भूल गई थी कि वहां पर डंजन के अंदर हमारा एक मिशन था। मेरी बात को हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग डंजन में जाते हैं दूसरों लोगों से फाइट करने की बजाय तुम्हें मिशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारा मिशन उस डंजन को क्लियर करने का था, ना कि वहां पर आपस में फाइट करके एक दूसरे को हराने का। जस्ट उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम वहां पर मुझसे फाइट भी कर रहे थे और साथ ही तुमने वहां पर मिशन के ऊपर भी ध्यान रखा हुआ था कि मिशन को कैसे क्लियर करना है। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है हाँ तुम इसे ऐसे समझ सकती हो। और इसी के साथ ही जस्ट वहां पर हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है तो इसका मतलब यह है कि मैं वहां पर पूरी तरह से हार चुकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड हूँ जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वहां पर हराने के बारे में सोच रही थी, लेकिन असल में तुम पूरी पिक्चर को देख रहे थे। तो डिजायर उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर इसको इस तरह से तो मत देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी तलवार जी थी वो काफी ज्यादा स्लो थी, क्योंकि अगर तुम्हारी तलवार थोड़ी सी और फास्ट होती मेरे एनालिसिस मैजिक से तो तुमने तो मेरा गला ही काट दिया होता। इसी के साथ ही वहां पर प्रैम और रोमांटिका भी पहुंच आते हैं। प्रैम कहता है अगर यहाँ पर जेस ने तुम्हें मार दिया होता तो फिर हम लोग तुम्हारा बदला लेते और हम लोग इस लड़की को मार डालते। रोमांटिका उसे कहते हैं क्योंकि हम लोग भी वहां पर तकरीबन अपनी बैटल को जीत ही चुके थे और हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए वहां पर आने वाले थे। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 27 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में यहाँ पर इन तीनों को अल्फा क्लास में प्रमोट कर दिया गया है या नहीं।